हेलो दोस्तों, आज इस लेखपाल परीक्षा तैयारी सीरीज का दूसरी वीडियो है। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए लाभदायक है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और यदि कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब आज के प्रश्नों पर आते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो राजा शक राजा रुद्रदामन द्वारा ऐसा किया गया था। सतार, जिसको मुक्तिदाता की उपाधि, जिसका अर्थ मुक्तिदाता भी होता है, सतार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो वो थे शकों ने। अब हम लोग कुषाण शासकों के बारे में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारत में पल्लव के बाद कौन आए? तो वो कुषाण आए थे। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से था। कुषाणों का संबंध चीन की यूची जनजाति से था। कुषाण किस अन्य नामों से जाने जाते थे? तो वो उनके जो अन्य नामों से जाने जाते थे, यूची एवं तोखरी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो कनिष्क हुआ है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जिसे अब पेशावर कहा जाता है, वो थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने 7800 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? तो कनिष्क ने जो संवत चलाया था उसे शक संवत कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संवत कौन सा है? तो वो शक संवत है। भारत सरकार द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला संवत है वो कौन सा है? शक संवत है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी वो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो जो कनिष्क वो महायान, दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जो कि जिसका नाम आज भी हम लोग जानते हैं। चरक ने किस पुस्तक की रचना की? तो जो चरक की प्रसिद्ध पुस्तक है वो है चरक संहिता। महाविभाषा सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो महाविभाषा सूत्र की रचना वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा सूत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाविभाषा सूत्र को कहा जाता है। वसुमित्र, पार्स, नागार्जुन, महोचित्य और संगरक्ष किसके दरबार की विभूति थी? नाम याद रखिए दोस्तों, वसुमित्र, पार्स, नागार्जुन, महाचित्य और संगरक्ष किसके दरबार के विभूति थे? तो ये कनिष्क के दरबार के थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो नागार्जुन द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है माध्यमिक सूत्र। कौन सी किताब है? माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? कनिष्क की मृत्यु दोस्तों 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ? किस शैली का? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में इन दोनों शैली का विकास हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण। कौन थे? कुषाण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था दोस्तों। कुषाण शासन
काल के दौरान, कुषाण काल के दौरान विकसित मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? प्रश्न दोबारा सुनिए। कुषाण काल के दौरान विकसित मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारत ग्रीक यूनान को भी यूनानी नाम, तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। तक्षशिला में प्रसिद्ध होने का क्या कारण है? तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? वो गांधार कला था, जिसके कारण तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ध्यान रखिएगा कि कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो जो शुद्ध सिक्के जारी किए गए वो कुषाण काल में, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाण काल में जारी किए गए थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? उसका नाम था खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो दोस्तों हुआ था वास्तुकला का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? वो है हाथी गुम्फा, जो कि कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ध्यान रखिएगा, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो कुषाण काल में बनी गई थी। दोस्तों आपने देखा होगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा नहीं मिलती है ज़्यादातर, अधिकतर जो बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा होती है, लेकिन कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो जो चीनी जनरल कनिष्क को हराने वाला था वो पेन चाओ था। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। किस कुषाण काल ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं? तो ये तो आपने ऊपर देखा था कि जो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे वो कुषाण काल में ही जारी किए गए थे। और किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वो था कड़फिसेस द्वितीय। कड़फिसेस द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शासक कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कौन सा शासक कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वो अश्वघोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की? किसकी उपाधि? कैसर की उपाधि। तो वो कुषाण वंश के शासकों ने। अब हम लोग संगम काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। संगम काल जो रहा है वो 1ली से 3री सदी ईस्वी तक रहा है। संगम काल में उसके क्वेश्चंस देखते हैं। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो दोस्तों याद रखिए 2289 रचनाओं का वर्णन है। किस काल में? संगम काल में। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो संगम काल की प्रसिद्ध रचना तमिल व्याकरण जो ग्रंथ है वो है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो कि तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो प्रसिद्ध रचना है संगम काल की। तोल्कापियम की रचना किसने की थी? तो तोल्कापियर ने की थी। तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने की थी। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था। करिकाल गद्दी पर कब बैठा था? वो 190 ईस्वी के लगभग बैठा था। कौन दोस्तों? करिकाल। और जो कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था 190 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया था? तो जो चोल वंश का शासक जिसने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया था वो करिकाल ने दिया था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? ध्यान रखिए दोस्तों, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता था मनरम। क्या कहा जाता था दोस्तों? मनरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चोल काल
में सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था वो था उदयपुर। कौन सा दोस्तों? उदयपुर। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। दोस्तों पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? वो केरल पे था। किसका? चेर वंश का। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो जो इसका चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था वो संगुदरुघन था। संगुदरुघन, ध्यान रखिए दोस्तों, संगुदरुघन था। किस शासक को लाल चेर कहा जाता है? दोस्तों चेर वंश के किस शासक को लाल चेर? तो वो उसी को कहा जाता था, किसे? संगुदरुघन को ही कहा जाता था लाल चेर। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? वो जैन से संबंधित है। तमिल भाषा के सिलकापीदिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? देखो दोबारा देखते हैं प्रश्न को दोस्तों। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये दोनों ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित हैं। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? कौन सा स्थान? उदयपुर। तो उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों संगम युग में, इसीलिए उदयपुर विख्यात था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ध्यान रखिए दोस्तों, जो कुरल है वो धार्मिक कविताओं का संकलन है और ये तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगम का युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? देखिए, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो वो कौन सा था? पांड्य। इसके युग में, पांड्य के युग में राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना, देखिए किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना स्पेस गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये है मामूल नार। मामूल नार में ऐसा उल्लेख है। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न, कहाँ दोस्तों? कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र जो ग्रंथ था, शोध ग्रंथ, वो कौन सा है? तो वो है तोल्कापियम। कौन सा है दोस्तों? तोल्कापियम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संगम किससे संबंधित है? दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्वानों से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने गमन सम्राट अगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? दोबारा देखिए प्रश्न को दोस्तों। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? वो कौन सा था? पांडनरेश ने। किसने भेजा था? पांडनरेश ने। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है शिलप्पाधिकारम को। किसे कहा जाता है? शिलप्पाधिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को। मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? किसकी? कावेरी पट्टनम, जिसे पहले पुहर, किसने स्थापना की? करिकाल ने की थी। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो वो थे स्कंद, कार्तिकेय के स्कंद या कार्तिकेय के सदृश। अब दोस्तों कुछ प्रश्न गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से 500
40 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का शासन रहा है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में से हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक, ध्यान रखिए दोस्तों, गुप्त वंश प्रसिद्ध साम्राज्य हुआ है, उसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो दोस्तों, आज इस सीरीज़ में इतना ही। हम लोग और कुछ प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। टिल देन, बाय।